हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट पे बात कर रहे थे। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? कोई बताएगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या बात हुई थी? क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव? कौन बताएगा? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत हम आपको बताए थे कि जो पृथ्वी पर तापमान है वह वर्तमान में जो भी तापमान है या पृथ्वी पर जो तापमान मेंटेन है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही है। सूर्य से जो किरणें आती हैं उनको सौरिक विकिरण कहते हैं। उनके लिए जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो सूर्य की जो किरणें सौरिक विकिरण हैं वो आराम से पृथ्वी तक क्या होती हैं? आ जाती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, रोज आती हैं, है ना। तो उनकी खास विशेषता क्या बताए थे हम आपको कि पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल है, सूर्य है। तो सूर्य से जो किरणें आती हैं उनको क्या कहते हैं? सौरिक विकिरण कहते हैं। और इनकी कुछ विशेषताएं बताए थे कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। जो आवृत्ति है वह क्या होती है? कम होती है ना। और जो ऊर्जा है वो क्या है? ज़्यादा होती है ना। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी तो आवृत्ति, उल्टा हो गया ना। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है और आवृत्ति ज़्यादा होती है। ठीक है। तरंग दैर्ध्य कम होने का मतलब है कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी तरंग है, अगर ये है ना साइन वेव्स हैं, अगर ये, तो इनमें जो एक तरंग का चक्र है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है। तो इसको ट्रैवल करने में जितनी दूरी लगती है वही तरंग दैर्ध्य है। तो जब तरंग दैर्ध्य बड़ी होगी मतलब एक चक्र पूरा करने में तरंग को ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे में उनकी आवृत्ति क्या होती है? कम हो जाती है। 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगाते हैं उसको आवृत्ति कहते हैं। 1 मिनट के अंतर्गत कोई तरंग कितनी बार ऐसे ऐसे करके चल रही है। ठीक है। तो सिंपल सा इतना समझिए कि जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको सौरिक विकिरण कहते हैं और उनके पास खूब ज़्यादा एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, इसलिए वो खूब तेज़ी से क्या होती हैं? ट्रैवल करती हैं। तो उनके लिए जो एनवायरनमेंट है, ये जो वायुमंडल है हमारा एटमॉस्फेयर, वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब वो किरणें कहाँ तक आती हैं? पृथ्वी तक आराम से आ जाती हैं और पृथ्वी पर पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, अन्य जो स्थान है उसको अवशोषित करेंगे, है ना। ठीक है। फिर क्या होगा कि उनका उत्सर्जन होगा। तो पृथ्वी से जो उत्सर्जित होती हैं उनको पार्थिव विकिरण कहते हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं वो उसके जस्ट अपोजिट होती हैं। इतना समझिए कि जब पृथ्वी से उत्सर्जन होता है इन किरणों का, जिनको आप पार्थिव विकिरण कहते हैं, इनमें ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। सूर्य से जो आ रही थी उनमें ऊर्जा ज़्यादा थी, इनमें ऊर्जा क्या है? कम है। इनके कारण ये वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं, कुछ गैसें हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ये सब जो गैसें हैं, ये जो उत्सर्जित विकिरण है उसको क्या करती हैं? ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, उसको इस वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती। इसके कारण इन विकिरण के पास जो ऊर्जा होती है वह इन गैसों को क्या होती है? ट्रांसफ़र हो जाती है और गैसें क्या होती हैं? गर्म हो जाती हैं। इन गैसों के गर्म होने के कारण पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाता है, जिससे कि पृथ्वी पर जो एवरेज टेम्परेचर है औसत बना रहता है। ये प्राकृतिक घटना है, ये होती रही है हमेशा से। समस्या ये होती गई कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों के कारण प्राकृतिक रूप से भी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैस का नाम उस दिन लिखाए थे हम आपको, तो उसमें हम आपको बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन,
नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, है ना, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं और गैसें हैं। तो इन गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक रूप में भी होता रहा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मानव या जीव जंतु जो श्वसन का कार्य करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। मीथेन का उत्सर्जन जो है बहुत ही प्राकृतिक तरीके से होता रहता है। अगर किसी धान के खेत में पानी ही भरा है तो वहाँ से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। पशु जो जुगाली करते हैं, जुगाली करते हुए देखे होंगे, पशु खाना खा लेते हैं फिर आराम से उसको रिवर्स प्रोसेस में लाके फिर जुगाली करते, उससे भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। दीमक जो होते हैं, दीमक छोटे छोटे जीव जंतु, वह भी मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, जैसे प्राकृतिक रूप से वनों में आग लग गई, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, लकड़ियाँ जब पूरी मात्रा में नहीं जलती हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, तो ये प्राकृतिक तरीका है जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती रही है और ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक तरीके से होता रहा है। प्राकृतिक में हमको कोई समस्या नहीं है, क्यों? क्योंकि वह धीरे धीरे होता है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों के कारण इस ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण कि ये जो वायुमंडल गर्म हो रहा था ये बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है। जब वायुमंडल गर्म हो रहा है तो पृथ्वी पर भी तापमान क्या हो रहा है? तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके हम लोग नकारात्मक प्रभाव पहले बात कर चुके हैं कि पृथ्वी पर जहाँ भी बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलने लगेगी। बर्फ़ पिघलने लगेगी तो नए नए जो हैं बैक्टीरिया, वायरस जो है फैलने लगेंगे, जिससे नई नई बीमारियाँ फैलेंगी। जो मौसम का चक्र है वो परिवर्तित हो जाएगा, बारिश का चक्र परिवर्तित हो जाएगा, तो खेती किसानी आदि करने में समस्या होने लगेगी। और बताए थे कि जो मतलब तटीय किनारे हैं महाद्वीपों के, वो डूबते जाएंगे, जिससे स्थल की कमी होती जाएगी। ये सब बहुत सारे कारण हम लोग बात किए थे पहले भी। अब इसी में हम लोग फिर आगे बात कर रहे थे कि एक एक ग्रीन हाउस गैस पे बात कर रहे थे कि क्या क्या उनके स्रोत हैं और क्या उनका प्रभाव है और कैसे उसका उत्सर्जन हो रहा है। इस कड़ी में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पे बात करना क्या किए थे? शुरू किए थे। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड पे बात कर रहे थे। यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिस पे हम लोग बात किए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे आंकड़े देखेंगे कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो कैसे कैसे बढ़ रहा है पहले की तुलना में, आज की तुलना में। तो जैसे इसमें एक आंकड़ा इसमें है कि जो विश्व में कार्बन का उत्सर्जन है, कार्बन का उत्सर्जन कैसे कैसे होगा, कहाँ कहाँ से होगा? वाहनों आदि में जो आप ईंधन प्रयोग करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। जो आप फ्यूल का प्रयोग करते थे पहले खाना आदि बनाने में, है ना, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। आज भी लोग कोयला में खाना बना रहे हैं। इस बेल्ट में आप देखेंगे जहाँ पे ये क्षेत्र कोयला उत्पादन वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई नाश्ता भी बना रहा है, समोसा वोसा सब उसी में बना रहे हैं, कोयले में बना रहे हैं। भोजन भी बहुत लोग घर में कोयले में ही बनाते होंगे, क्योंकि कोयला यहाँ तुलनात्मक सस्ता मिल जाएगा, ठीक है, गैस की तुलना में। तो लोग कोयले का प्रयोग करेंगे तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। वाहनों आदि से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट हैं, तापीय विद्युत संयंत्र हैं जिनसे बिजली उत्पन्न की जा रही है, उनमें कोयले का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही। ये सब स्रोत हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के। अन्य स्रोत क्या हो सकते हैं? जंगलों में आग लग गई, है ना, पराली जलाना, पराली जलाई जाती है ना, जब आप देखते हैं ठंडियों के महीने में दिल्ली में बहुत धुआं हो जाता है, धुंध हो जाता है, लोगों का सांस लेना, जीवन मुश्किल हो जाता है, उसका कारण पराली जलाना ही होता है। पराली मतलब समझते हैं ना, धान आदि जब होती है उससे जब धान को अलग कर लेते हैं तो जो डंठल आदि बचता है उसको पराली कहते हैं। आपके तरफ हो सकता है पियरा कहते हो, पुआल कहते हो, है ना, ठीक है। और एक होता है भूसा जो कि गेहूं से बनता है, तो उसको नहीं जलाते हैं,
क्योंकि उसका प्रयोग कर लिया जाता है जानवरों को खिलाने। हालांकि खिलाते उसको भी हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में उत्पादन हो रहा है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ इतने जानवर तो है नहीं कि सब खिला दें, तो उनके पास सबसे अच्छा तरीका है कि उसको जला देते हैं। वो उनके जलाने का भी कारण है, कहते हैं कि उससे जो उपजाऊपन है वो बना रहता है उसका, हालांकि वो गलत तर्क है। तो जो विश्व में कार्बन का उत्सर्जन है उसका आंकड़ा अगर हम लोग देखें तो 2010 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन था वह था 2010 में जो विश्व में कार्बन का उत्सर्जन था वह था 22.1 गीगाटन। गीगाटन एक इकाई है, कितना था 33.1 गीगाटन। मतलब 2010 में पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा था, प्राकृतिक नहीं मानव के कारण, वो कितना हो रहा था 33.1 गीगाटन। अब यही आंकड़ा 2018 में बढ़ के हो जाता है 36 गीगाटन। 2018 में कितना हो गया 36 गीगाटन। तो देख रहे हैं आप 2010 से 18 आते आते 3 गीगाटन और ज़्यादा उत्सर्जन हर साल कर रहे हैं। हर साल मतलब 2010 में इतना किए होंगे, फिर 2011 में इतना किए होंगे, ठीक है। तो ये जो इतना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है कहाँ जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है। हम इसको सोख तो रहे नहीं हैं, सोखेंगे कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे सोखा जा सकता है, पेड़ लगा के। लेकिन अब पेड़ लगा नहीं रहे हैं, पेड़ों को और काट रहे हैं। तो जब हम पेड़ों को काट रहे हैं और उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और कहीं जाएगा, वो इन्वायरमेंट में ही बना रहेगा। थोड़ा बहुत अगर उत्सर्जन होगा भी तो जो पेड़ पौधे बचे हैं वो उसको अवशोषित कर लेंगे, लेकिन पूरा तो अवशोषित कर नहीं पाएंगे, है ना। एक तो ये है। और इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के बारे में बात कही गई है कि जो आज से 20,000 साल पहले एक हिमयुग आया था। हिमयुग 3 हिमयुग आ चुके हैं, हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताए थे, है ना। इससे पहले हिमयुग क्या होता है, हिमयुग में पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाता है। ऐसे में पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, बर्फ जम जाती है ना। विषुवत रेखा वाले क्षेत्र बस को छोड़ दीजिए, बाकी अन्य क्षेत्रों पे बर्फ जम जाती है। तो जो इस सबसे लास्ट वाला जो हिमयुग था, हम लोग कौन से युग में जी रहे हैं, गर्म युग में जी रहे हैं, है ना। यह जब समाप्त होगा ना तो फिर हिमयुग आएगा। तो 2 हिमयुग के बीच में एक गर्म युग होता है, ठीक है। जैसे 3 हिमयुग आ चुके हैं ना, तो सबसे पहले गर्म, फिर हिमयुग, फिर गर्म युग, फिर हिमयुग, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ गर्म रहेगा, यहाँ हिम। हम लोग यहाँ गर्म वाले में हैं। और गर्म वाला कैसे समाप्त होगा, जब पृथ्वी पर तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पूरा पानी क्या बन जाए, भाप बन जाए। तापमान बढ़ता रहेगा तो यही होता रहेगा ना, तापमान भाप बन के, मतलब पानी भाप बन के वायुमंडल में जाता रहेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी क्या हो जाए, भाप बन के बादल बन जाए, पूरे पृथ्वी पर बादल बन जाए। तो आप देखते होंगे जब बरसात का मौसम बादल रहते हैं तो सूर्य की किरणें नहीं आ पाती हैं, है ना। सूर्य की किरणें नहीं आ पाएंगी तो पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा और जो पानी बचा खुचा रहेगा वो बर्फ़ बन जाएगा, फिर पूरी पृथ्वी का तापमान कम बना रहेगा, है ना। तो जब तापमान कम बना रहेगा तो कुछ समय तक पूरी पृथ्वी बर्फ़ से ढकी रहेगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होगा और वह जो बर्फ़ बना हुआ था वो पिघलना शुरू होगा और फिर से गर्म युग होगा। फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ते बढ़ते फिर इतना बढ़ जाएगा, फिर पूरा पानी भाप बन। तो यह क्रिया होती रहेगी। इसीलिए हम लोग परेशान हैं कि जो गर्म युग है, अगर ये ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा तो जल्दी से न हिमयुग आ जाएगा, ज़्यादा जल्दी से तापमान बढ़ता रहेगा तो जल्दी से हिमयुग आ जाएगा, तो ये युग जल्दी समाप्त हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप लोग जाके समय देखेंगे कि कितने कितने समय में ये हिमयुग आते हैं, तो पहले इन हिमयुग आने के बीच में जो अंतर था वो बहुत बड़ा था,
कई करोड़ों सालों का, फिर हजारों साल हो गया, अब तो और कम होता जा रहा है ना। इसलिए तो जो पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, सांद्रता मतलब क्या होता है, समझते हैं क्या होता है? सांद्रता मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप लीजिए, जैसे आप शरबत बना रहे हैं तो उसमें नींबू भी डालेंगे, चीनी भी डालेंगे, पानी भी डालेंगे और सब घोल देंगे, तो उसमें पानी जो है वो क्या है, विलायक है, वह घोल रहा है सबको। चीनी जो है विलेय है और पूरा जो शरबत है विलयन है। तो जो उसमें चीनी और नींबू की जितनी मात्रा है ना, वही उसकी सांद्रता कहलाएगी, है ना। तो जो पूरा वायुमंडल है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता थी वो आज से 20,000 साल पहले कितनी थी, 200 ppm, 200 ppm। इसका क्या मतलब है, पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 1 मिलियन वायुमंडल के अणुओं को लीजिए, वायुमंडल में 1 मिलियन अणु, अणु मतलब समझते हैं क्या होता है, दो परमाणुओं से मिलकर जो चीज़ बनी वो अणु है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु है, H2O एक अणु है ना, और जो भी ये गैसें लिखे हैं CH4 ये सब अणु हैं, ठीक है। तो 1 लाख जो कण हैं, या एक कण ही मान लीजिए उनको, 1 लाख कण में कितने कण कार्बन डाइऑक्साइड के थे, 200 कण। कब थे, आज से 20,000 साल पहले, ठीक है। लेकिन अब यही जो कण हैं ये कितना हो गए हैं, इस समय पे ये लगभग हो गए हैं 368। लगभग 1999 में जो 20वीं सदी समाप्त हुई है, 20वीं सदी 1900 से 1999 तक थी, उसमें ये कितनी संख्या बढ़ गई है, आप इसको 400 के लगभग मान लीजिए। मतलब कि अब कितने हो गए हैं, 4, मतलब दुगुना हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड के अणु। जब दुगुना हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, जो पार्थिव विकिरण है उनको क्या करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। एक संस्थान है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका क्या नाम है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP कहते हैं उसको। उसने एक रिपोर्ट जारी किया कि जो प्रतिवर्ष है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ा जा रहा है वो लगभग 10 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिवर्ष वायुमंडल में छोड़ी जा रही है। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं आंकड़े, ये सब जब आपके पेपर में आएगा ना कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है समझाइए, तो ये सब आंकड़े उसमें जाके लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा, है ना। अपने बात को सिद्ध करने के लिए कुछ फैक्ट देना पड़ता है, हवाई बातों से काम नहीं चलता है। अगर हम कहते रहें कि तापमान बढ़ रहा है, जब कोई आंकड़ा देंगे तब ना बताएंगे। डेटा जो है इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि आप लच्छेदार बातें कितनी भी कीजिए, लेकिन अगर आपके पास आंकड़े नहीं हैं, कोई कहे कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन रिजल्ट जब आए तो 20% बना है, 30% बना है, तो क्या उसकी बातें सिद्ध होंगी, सही नहीं होंगी। लेकिन कोई कुछ ना बोले, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 80% आ गया, तो उसका आंकड़ा बता रहा है ना कि वो कैसा है पढ़ने में। तो आंकड़ों का महत्व तो इसलिए है। और कोई ये कहे कि मैं पढ़ने में तो अच्छा हूँ लेकिन नंबर नहीं आया, तो क्या हुआ, तो भाई जब पढ़ने में अच्छे हो तो नंबरवा काहे नहीं आ रहा है। जब तुम बहुत ज़्यादा पढ़ ले रहे हो, जब तुम्हें सब आ रहा है, तो जो क्वेश्चन आया है उसमें भी सब आना चाहिए। वो तो एक छोटा सा भाग हो गया, उसमें तो तुम्हें 100 में 100 आ जाना चाहिए। तो ये सब होता है। तो आंकड़ों का महत्व इसलिए है, आंकड़ों की बात थी, नंबर तो ठीक है। इस समय पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले देश हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन देश सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहा होगा? चीन पहले स्थान पे है, फिर उसके बाद
भारत नहीं है, अमेरिका है, फिर भारत है ना। तो सबसे ज़्यादा चीन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है, फिर उसके बाद यूएसए है, और फिर उसके बाद कौन है? भारत है। पहले यूएसए था, आज से 3-4-5 साल पहले तक। फिर चाइना में क्या विकास की दर जो है बढ़ रही, क्योंकि यूएसए जैसे देश विकास कर चुके हैं। वहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, है ना, उनकी इनकम मतलब अगर प्रति व्यक्ति आय देखेंगे आप तो बहुत कम है हमारे यहाँ। वहाँ के लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास वाहन है, खाने पीने की व्यवस्था है, हेल्थ का इंश्योरेंस है, घर है। उनके पास अब गरीबी जैसी समस्या उतनी नहीं है, क्योंकि वहाँ के हर एक व्यक्ति के पास रहने खाने का है और स्वास्थ्य का है, तो समस्या नहीं है। वो बाकी चीज़ें देख रहे हैं अपना। हमारे यहाँ यही समस्या है कि अभी हम सबको भोजन उपलब्ध करा दें, स्वास्थ्य उपलब्ध करा दें, पढ़ने का व्यवस्था करा दें, घर सबको दे दें। अभी हम लोग इसीलिए विकासशील देशों की श्रेणी में चल रहे हैं, ठीक है। और जो प्रति व्यक्ति एक होता है कि देश का उत्सर्जन, तो ओवरऑल देश देखा जाएगा, उस देश के द्वारा कितना हो रहा है ना। तो जैसे उसमें कौन है? चीन सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है, उसके बाद यूएसए, फिर भारत। एक होता है प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, जैसे प्रति व्यक्ति आय होती है वैसे ही क्या होता है? प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। मतलब कि किसी देश में हर एक व्यक्ति कितना उत्सर्जन कर रहा है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया, और इसमें आंकड़ा जो है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का है, उसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में रहने वाला हर एक व्यक्ति एक साल में 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। ये कैसे निकाले होंगे? पूरे देश का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन निकाल लिया, फिर जितने लोग हैं वहाँ के, भाई मान लीजिए बिजली बन रही है किसी थर्मल पावर प्लांट से, उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकलता है। मान लीजिए कोई थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, टीपीपी थर्मल पावर प्लांट, यह बिजली बना रहा है, ठीक है। और बिजली कितने लोगों के लिए बना रहा है? 10 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए बिजली बना रहा है। ये उत्सर्जन कितना कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का? मान लीजिए 1000 टन, 1000 टन उत्सर्जन कर रहा है साल भर में 10 लोगों के लिए बिजली बनाने में, ठीक है। तो अगर हमको ये पता करना है कि एक लोग के लिए बिजली बनाने में कितना उत्सर्जन कर रहा है, तो उसी में भाग दे देंगे। हो सकता है कोई और तरीका हो उनका, लेकिन बेसिक मतलब यही है। तो इससे आपको एक लोग के लिए बनाने में कितना उत्सर्जन समझ में आएगा। एक व्यक्ति के लिए जो उत्सर्जन है, इससे कितना निकलेगा? 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन निकलेगा, है ना। मतलब 10 लोगों के लिए 1000 टन था, तो एक व्यक्ति के लिए 100 टन। समझ में आ रही बात कि नहीं? ऐसे ही मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में जितने लोग हैं, और ऑस्ट्रेलिया या यूएसए का जो देश है वहाँ के द्वारा टोटल कितना इमिशन हो रहा है, क्या क्या इमिशन होगा। वाहनों को प्रयोग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उद्योगों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बिजली बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इन सब से जो आंकड़े मिलते हैं उसको वो नोट करते हैं और टोटल निकालते हैं कि टोटल इस देश से कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ। इसके बाद टोटल जितने लोग हैं उनसे डिवीज़न कर देंगे, तो एक व्यक्ति का निकल आएगा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो वहाँ के कितने लोग? 15 टन, एक व्यक्ति 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहा है। चीन में हर एक व्यक्ति 6 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहा है साल भर में, और हमारे यहाँ 1.5 टन, 1.5। यह भी एक विकास का मानक बताता है। कुछ अर्थशास्त्री जो हैं इसको भी विकास का मानक मानते हैं कि भाई जो देश ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा जो लोग हैं, या तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, वाहनों में ही चल रहे हैं अच्छे से, एसी आदि प्रयोग कर रहे हैं, है ना, बिजली एको मिनट नहीं कट रही होगी, और जहाँ पे कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, या तो वहाँ का औद्योगिक विकास धीरे है, उद्योगों की स्थापना कम की गई है ना, वाहनों का प्रयोग कम किया जा रहा है,
ये सब है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वह किन स्रोतों से होता है यह भी आपको जानना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है भारत में वो किससे है? थर्मल पावर प्लांट से है। जो हम लोग कोयले से बिजली बनाते हैं, जो कि यहाँ पे कई सारे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है इस क्षेत्र में। जहाँ पे नहीं है उसकी तुलना में यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है वो उद्योग है। उद्योग, कोई भी उद्योग है वहाँ पे कोयले आदि का अगर प्रयोग हो रहा है या वहाँ पे बिजली का प्रयोग हो रहा है या किसी भी और माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, तो दूसरे नंबर पर उद्योग और तीसरे नंबर पे जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। इसमें जो कुछ स्रोत भी दिए हुए हैं, जैसे अभी ये सब बता चुके हम आपको। ठीक है, अब अगला हम लोग जो ग्रीन हाउस गैस में देखेंगे, इसमें हम आपको पहले कार्बन डाइऑक्साइड में एक चीज़ और बताए थे कि जो जंगलों में आग लगती है, वहाँ फॉरेस्ट फायर, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं 2013 से 19 तक के। 19 में बताया गया है कि पूरे विश्व में लगभग 75,000 जंगलों में आग लगने वाली घटनाएं हुई। 2019 में 75,000, मतलब जो फॉरेस्ट है उनमें कहीं ना कहीं आग लगी। तो जब लकड़ियाँ जलती हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ही लकड़ियाँ अवशोषित करके अपने में क्या करती हैं? संचित करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और भोजन बनाती हैं, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड ही दूसरे रूप में परिवर्तित होकर उनके सेल्स में क्या होता है? स्टोर होता जाता है। जब हम उनको काटते हैं, जलाते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड उससे इमिट हो जाता है। जो स्टोर था वो क्या होता है? रिलीज हो जाता है, वही वायुमंडल में जाता है। ठीक है, तो इनमें जो आग लगी वो ज़्यादातर जो अमेज़न के जंगल हैं, जो कि ब्राज़ील में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, वहाँ पे जो जंगल सघन वन है वहाँ पे 2020 के आसपास जो है, 2019 के लास्ट में, आप लोगों ने अगर न्यूज़ में पढ़ा हो तो 2019 के आसपास जो ऑस्ट्रेलिया है उसके दक्षिण पश्चिम भाग में बहुत आग लग गई थी, जो कि बहुत समय तक जलती रही। उसके कई फ़ोटोज़ वायरल हुए थे जिसमें जीव जंतु जल गए थे, और इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। और जो भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है वह है पराली को लेकर के। वही जो अभी बता रहे थे हम आपको कि किसान जो हैं वो ठंडी के महीनों में जब धान कट जाता है उसके बाद वो उसको जला देते हैं। ठंडी भी आ जाता है। ठंडी में जानते हैं आप लोग कि ठंडी में क्या होता है? एयर प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। हाई, उच्च वायुदाब बनता है। उच्च वायुदाब में क्या होता है? हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं, और जब आप बहुत सारा धुआं जला देंगे चीज़ों को, धुआं उत्पन्न होगा तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ ही बैठता रहेगा। इसके कारण वहाँ के लोगों का सांस लेना बहुत दुर्भर हो जाता है। इस कारण से वो चर्चा में रहता है। और इस जो पराली को जलाया जाता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ही होती है। और गैसों की होती हैं, जैसे उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, राख भी होता है ना, जिसको फ्लाई ऐश कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ये सब होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान है वो लगभग 60% योगदान है। अगला हम लोग जो बात करेंगे वो मीथेन गैस के बारे में बात करेंगे कि मीथेन का क्या योगदान है ग्रीन हाउस गैस में। इसको आज ख़त्म कर लेते हैं। मीथेन CH4, मीथेन का जो परसेंटेज है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है वायुमंडल परसेंटेज? 0.03। जो टोटल वायुमंडल में गैसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। मीथेन कितनी है? 0.0002%। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम मात्रा में कौन है? मीथेन गैस की उपस्थिति है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड
जो गैसों को एब्जॉर्ब करती है या जो उसकी हीटिंग की क्वालिटी है, जो पार्थिव विकिरण उत्सर्जित होती हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, मीथेन भी होगी, जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं सब वायुमंडल में होंगी, सब गैसों को एब्सॉर्ब करके उनसे टेम्परेचर ग्रहण करेंगी। तो जो इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी है वो इसकी तुलना में लगभग 85 से 90 गुना ज़्यादा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन जो है वो ज़्यादा ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है। भले ही इसकी मात्रा कम है, लेकिन ये इसकी तुलना में 80 से 90 गुना ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को क्या करेगी, अवशोषित करेगी, है ना। जो स्रोत है मीथेन के वो कौन कौन से हैं? जो कुछ प्राकृतिक स्रोत भी हैं, जैसे धान के खेत जो हैं वहाँ से भी मीथेन उत्सर्जित होता है, और दलदली जो वेटलैंड हम आपको पढ़ाए हैं, आर्द्र भूमियाँ, वहाँ से भी मीथेन उत्सर्जित होती है। खनन आदि का कार्य होता है, वहाँ से भी मीथेन आदि उत्सर्जित होती है। प्रतिवर्ष जो विभिन्न स्रोत हैं उससे लगभग 55 करोड़ टन के आसपास जो है मीथेन वायुमंडल में पहुंचती है। प्रतिवर्ष जो है 55 करोड़ टन मीथेन कहाँ पहुंचती है, वायुमंडल में, विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो धान के खेत हों, खनन का कार्य हो, वेटलैंड आदि हो, उनसे क्या है, पहुंचती रहती है। हम आपको पहले भी बताए थे कि जितने भी आंकड़े हम लोग ज़्यादातर देखते हैं वो औद्योगिकरण के पूर्व और बाद देखते हैं। तो जो पूर्व औद्योगिकरण था, औद्योगिकरण का मतलब उस समय पर मशीनों का प्रयोग होने लगा, कोयलों का प्रयोग होने लगा, औद्योगों का स्थापना होने लगी, तो उससे कार्बन और ये जो ग्रीन हाउस गैस है उनका इमिशन ज़्यादा होने लगा। तो जो पूर्व औद्योगिकरण था, मतलब औद्योगिकरण वाले समय के पहले का समय, उस समय पे जो मीथेन का वायुमंडल में सांद्रता थी वह थी लगभग 73 पार्ट पर बिलियन। मतलब 1 अरब अगर कण है, 1 अरब, 1 मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 बिलियन मतलब 1 अरब। तो अगर 1 अरब कण है तो उसमें कितने कण थे मीथेन के, 73 कण। यह बढ़ के 2019 में कितना हो गया है, 2019 में लगभग 2000 ppb, 2019 के आसपास कितना हो गया है, 1900 या 2000 के आसपास हो गया है पार्ट पर बिलियन। मतलब जो कि औद्योगिकरण के पूर्व कितना था, 73 के आसपास, 1 अरब कण में 73 कण मीथेन के थे, मान लीजिए समझने के हिसाब से। तो 2019 में कितने हो गए, 2000। कितने गुना, बहुत ज़्यादा गुना है ना। तो क्या हुआ, जब मीथेन, अब आपको बता रहे हैं यहाँ पे ना पहले ही कि मीथेन जो वायुमंडल को गर्म करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 से 90 गुना ज़्यादा तीव्र, और मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वह भी ज़्यादा बढ़ेगा और तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसका जो परसेंटेज है मीथेन का ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने, वो लगभग 18 से 20%। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था, 60% के आसपास। इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट में कितना परसेंटेज है, 18 to 20% किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। इसके बाद जो अगली गैस है वह है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में हम लोग बात करेंगे, NO कहते हैं इनको। नाइट्रस ऑक्साइड की जो मात्रा है वायुमंडल में ये इन तीनों से कम है, लेकिन जो ऊष्मा वाला प्रभाव है, जो अभी बताए थे कि मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 300 गुना ज़्यादा ऊष्मा का प्रभाव है इसका। नाइट्रस ऑक्साइड का 300 गुना हीटिंग जो क्वालिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, किसके तुलना में, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जितना गर्म होती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है, उसका 300 गुना ज़्यादा जो है ऊष्मा को अवशोषित कौन कर सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड कर सकती है।
तो ज़्यादा खतरनाक हुई ना। उतनी ही मात्रा अगर नाइट्रस ऑक्साइड की रहे, उतनी ही मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की रहे, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का 300 गुना ज़्यादा तापमान को अवशोषित करेगी। तो अगर उतनी ही मात्रा वायुमंडल में हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की और नाइट्रस की, तो कौन ज़्यादा तापमान अवशोषित करेगा? नाइट्रस ऑक्साइड। तो ज़्यादा खतरनाक है ना, ज़्यादा तेज़ी से तापमान बढ़ेगा। इनका जो स्रोत है वो क्या है नाइट्रस ऑक्साइड का? जो हम नाइट्रोजन वाले उर्वरक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, है ना, यूरिया, काहे से बना है? नाइट्रोजन से ही बने हैं, है ना, सब में कुछ न कुछ डाला रहता है। तो जब हम खाद का अंधाधुंध प्रयोग कर देते हैं खेतों में, सोचते हैं खाद ही डालने से पैदावार बढ़ेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे हम सोचते हैं कि जितना ही खाएंगे उतना ही हमारा शरीर अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आपके शरीर को जितना चाहिए उतना ही वो लेगा, बाकी चीज़ें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर चली जाएंगी। वैसे ही खेतों में आप जितनी भी खाद डाल दीजिए, पौधों को जितनी ज़रूरत है वो उतना ही लेंगे, बाकी जो आप उर्वरक डाल रहे हैं वो या तो बह के दूसरे के खेत में चला जाएगा, या तो वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में गैसों के रूप में चला जाएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसी रूप में वायुमंडल में पहुंच जाती है। ठीक है, इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो योगदान है वो 5% है नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है ना, कितना योगदान है? 5%। सबसे ज़्यादा इसका उत्सर्जन चीन करता है नाइट्रस ऑक्साइड का। लास्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आखिरी जो ग्रीन हाउस गैस हमको पढ़ना है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सबके यहाँ, ज़्यादातर लोगों के यहाँ एसी आदि होगा ही। पहले के जो एसी फ्रीज आदि होगा, फ्रीज तो होगा ही सबके यहाँ लगभग। तो पहले जो फ्रीज आदि प्रयोग किए जाते थे उसमें यही गैस का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, है ना, शीतलक के रूप में प्रयोग करते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है, यह ऊष्मा को क्या करती है? अवशोषित भी करती है। ठीक है, इसके कई प्रकार हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC11, CFC12, ये इसके टाइप हैं, है ना। अभी हम देखेंगे कि इनका जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितना हीटिंग क्वालिटी, जैसे सबकी देख रहे थे वैसे इनकी भी देखेंगे। एक है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है तो एक नया खोजा गया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कि भाई ये उसकी तुलना में कम ग्रीन हाउस प्रभाव करेगा। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो और खतरनाक निकल गया, तो फिर इसको भी बंद करना पड़ा है ना। तो इनका हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितना हीटिंग वाला, वो जैसे अभी देख रहे थे कितने गुना ये गर्म ज़्यादा होंगे जल्दी से। तो जो 11 वाला है वो 3500 गुना, सब देख रहे हैं। पहले अभी हम लोग देख रहे थे 80 गुना है मीथेन। फिर उसके बाद देखे हैं नाइट्रस ऑक्साइड 300 गुना के आसपास, है ना। आप किसको देख रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 3500 गुना के आसपास चल रहे हैं। फिर CFC जो 12 बनाया गया वह और ज़्यादा है, लगभग 7300 गुना। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा गर्म होगा ये। उतनी ही मात्रा ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की, उतनी ही ये मात्रा अगर वायुमंडल में है तो ये इतने गुना ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा ऊष्मा को शोषित कर लेगा। फिर हमने जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया था वह 1500 गुना कम है। लेकिन इनका एक और प्रभाव होता है, समय कितना रहेगा इनका वायुमंडल में रहने का, वायुमंडल में कितने समय तक रहते हैं, उसके कारण भी जो है ये सब देखा जाता है। ठीक है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये हमारे ओजोन परत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। ओजोन छिद्र हो जा रहा है। ओजोन परत आपको पता है समताप मंडल पे पाई जाती हैं, जो कि सूर्य की परावैंगनी विकिरण को आने से पृथ्वी पर रोकती हैं। अगर वो आती परावैंगनी विकिरण तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है
चर्म रोग है, कैंसर आज जैसी बीमारियां हो जाती तो उनको वो परत रोकती है। लेकिन इन गैसों के कारण उनमें छिद्र हो रहा है, मतलब वो परतें नष्ट हो रही हैं। ओजोन से बनी हुई परत है, मतलब ओजोन गैस से बनी हुई परत है O3 से, और इस O3 में अगर विखंडन होता जाएगा, यह O3 ऑक्सीजन और O में अगर टूटता जाएगा तो ये परत नष्ट होती जाएगी। ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि, ये यही क्रिया करते हैं, ओजोन में ओजोन को तोड़ देते हैं, है ना। तो इसी के कारण ओजोन में क्षरण हो जा रहा है। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किए हम लोग? रेफ्रिजरेटर में करते हैं, एयर कंडीशनर में करते हैं, जो आप बड़े अच्छे से सुगंधित तेल, क्रीम, परफ्यूम लगाते हैं, उन सब में ये पाए जाते हैं, और ये आपके एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आप तो अपने सुंदरता के लिए, आप क्या हम सब सुंदरता के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भविष्य में हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा। ठीक है, 2013 से क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसका उत्पादन आदि नहीं होता है 2013 से, ठीक है ना। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट खत्म हुआ, कल ग्लोबल वार्मिंग पे बात करेंगे। ठीक है।